10 अप्रैल सन 1988 का सूरज पाकिस्तान में तुलू होता है। वो इतवार का दिन था और उन दिनों पाकिस्तान में इतवार को आम तातील नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कारोबारी ज़िंदगी आम दिनों की तरह मामूल के मुताबिक चल रहा था। लोग अपने अपने दफातर और काम के लिए पहुंच रहे थे, बच्चे स्कूल में थे और ख़वातीन अपने घर के रोज़मर्रा के काम काज में मशगूल थी। मामूल के मुताबिक रवा दवा इस माहौल में अचानक ठीक 9:45 पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे इस जुड़वा शहर के दरो दीवार लरस उठते हैं। धमाका इतना शदीद था कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फैज़ाबाद के करीब से धुएं और गर्द गुबार के मरगुले हवा में बुलंद हो रहे थे। अभी पहले धमाके की शिद्दत कम भी ना हुई थी कि यक्के बाद दीगरे और कई धमाके होने शुरू हो गए, जिससे पूरी ज़मीन थरथराने लगी। मिसाइल, रॉकेट, गोले और बारूदी मवाद यूं फिज़ा में उड़ रहे थे जैसे बारिश हो रही है। ये वाक़या रावलपिंडी में फैज़ाबाद के करीब वाक़ पाक फ़ौज के असलहे डिपो ओजड़ी कैंप में रूनुमा हुआ था। ये सानहा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये वाक़या किसी दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई थी, इसके पीछे वजूहात क्या थी या क्या हो सकती थी, आइए जानते हैं। ओजड़ी कैंप में होने वाले ये धमाके इतने गैर मुतवक्के और शदीद थे कि खौफ व हिरास से ख़वातीन अपने अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे स्कूल में सहम कर रह गए थे। एक क़यामत सुग़रा का मंजर था। धमाकों का ये सिलसिला तकरीबन आधे घंटे तक यूं ही चलता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बतदरीज कमी वाक़ होती चली गई। लेकिन तबाही का ये सिलसिला अगले पूरे एक हफ्ते तक यूं ही वक्फे वक्फे से रूनुमा होता रहा। इस वाक़े को तारीख़ में साना ओजड़ी कैंप के नाम से याद किया जाता है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस साना ओजड़ी कैंप में 103 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। जबकि गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इसमें हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बने थे। इस हादसे में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद एयर कमोडोर खाकान अब्बासी भी शामिल थे, जो एक मिसाइल की जद में आकर जाँ बहक हो गए थे। खाकान अब्बासी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के करीबी साथी भी थे। खाकान अब्बासी उस वक्त वफाकी वज़ीर पैदावार थे और साना ओजड़ी कैंप के वक्त वो मरी रोड पर अपने बेटे ज़ाहिद खाकान अब्बासी के साथ अपनी कार में सफ़र कर रहे थे कि अचानक एक मिसाइल उनकी कार पर लगा, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जबकि उनके बेटे ज़ाहिद खाकान अब्बासी कोमा में चले गए और 17 साल कोमा में रहने के बाद सन 2005 में वो भी अपने खालिकी हकीकी से जा मिले। साना ओजड़ी कैंप से 3 साल कबल मार्च सन 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके थे और इस साना ओजड़ी कैंप के वक्त वो सिंध में मौजूद थे, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ थे और वो कुवैत के दौरे पर थे, जहाँ से उन्हें अपने शेड्यूल के मुताबिक ईरान का दौरा करना था। जैसे ही इस साहने की इत्तला पहुंची, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी मसरूफियात को तर्क करके फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने इस्लामाबाद पहुंचकर फ़ौरन रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमरान उल्लाह खान की सरबराही में एक तहकीकाती टीम मुकर्रर कर दी, जिन्होंने साना ओजड़ी कैंप के मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश करना थी और साथ ही साथ इन्होंने 5 वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी, जिसने 10 रोज़ में रिपोर्ट का जायज़ा लेकर वज़ीर आज़म को पेश करना था। दूसरी जानिब सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने कुवैत से ही एक बयान दिया कि इस सानहे पर हमारे दिल टूट चुके हैं और हमारी आंखें पुरनम हैं
اور پھر وطن واپس پہنچ کر صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا۔ جس دن سانحہ اوجڑی کیمپ رونما ہوا، اس دن 12 بجے ریڈیو پاکستان پر خبریں نشر ہوئی جن میں بتایا گیا کہ اسلحے کے ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی ہے جس پر قابو پا لیا گیا ہے اور عوام سے صبر و تحمل کی اپیل کی جاتی ہے۔ لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ اسلحے ڈپو میں آگ حادثاتی طور پر لگی تھی، جس سے وہاں پر رکھا ہوا اسلحہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور پھٹنا شروع ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس ڈپو میں صرف ایک ریجیمنٹ کا ہی اسلحہ رکھے جانے کی گنجائش تھی، لیکن وہاں گنجائش سے زیادہ اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ اس ڈپو میں 3 اسلحے خانے تھے اور انہی میں سے ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ آگ پہلے اور دوسرے ڈپو سے ہوتی ہوئی تہہ خانے تک پہنچی، جہاں صرف راکٹ اور میزائل ہی نہیں بلکہ سفید گندک کا ذخیرہ بھی موجود تھا جس پر پانی ڈالنا مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان افغان جہاد میں امریکہ کی مدد کر رہا تھا۔ بعض غیر ملکی اخبارات نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ ڈپو جہاد افغانستان کے لیے سپلائی کا ڈپو کا کام دیتا تھا۔ اس بات کا حوالہ اظہر سہیل کی کتاب سنڈری سے اوجڑی کیمپ تک میں بھی ملتا ہے۔ اس وقت کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ خان کے سامنے 2 بڑے مشن تھے۔ ایک تو انہیں سانحہ اوجڑی کیمپ کی رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنی تھی، دوسرا اوجڑی کے مقام پر لگی ہوئی آگ پر قابو بھی پانا تھا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ 22 اپریل سن 1988 کو پیش کر دی۔ اس کے بعد 5 اراکین پر مشتمل ایک وزارتی کمیٹی قائم کی گئی جس کا کام رپورٹ کا جائزہ لینا اور اس پر عمل درآمد کروانا تھا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین ریلوے کے وزیر مواصلات اسلم خٹک تھے، جبکہ دیگر اراکین میں وزیر مملکت برائے دفاع رانا نعیم محمود، قاضی عبدالمجید عابد، محمد ابراہیم بلوچ اور وزیر داخلہ ملک نسیم احمد آہیر شامل تھے، لیکن یہ رپورٹ کبھی بھی پبلک نہ ہو سکی۔ سانحہ اوجڑی کیمپ میں آخر ہوا کیا تھا؟ ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ معمہ آج بھی جو کا تو موجود ہے۔